मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा है कि औरंगजेब की प्रशंसा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके योद्धा पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी गठबंधन के दलों ने भी सपा विधायक के बयान पर कड़ी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि जो भी छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी का अपमान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। फडणवीस ने चुनिंदा तरीके से दृष्टिकोण रखने के लिए विपक्ष पर हमला किया और कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी के बारे में राकंपा के विधायक जितेंद्र आव्हाड और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के बारे में कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र में बजट सत्र चल रहा है और सत्र के समाप्त होने तक विधानसभा से निलंबित किए गए अब्बू आजमी ने खुद पर की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने के बावजूद सजा दी गई है। बता दें कि राज्य का बजट 26 मार्च को समाप्त होगा। विधान परिषद में जब विपक्ष के नेता और शिवसेना के सदस्य अंबादास दानवे ने फडणवीस से पूछा कि आजमी को उनकी टिप्पणी के लिए जेल क्यों नहीं भेजा गया, तो इस पर सीएम फडणवीस ने कहा कि मुंबई के मानकुर शिवाजी नगर से विधायक आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। और नोएडा के थाना सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर के पास चोटपुर में स्थित झुग्गी झोपड़ियों कॉलोनी में अचानक भीषण आग लग गई। सिलेंडर फटने से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। झुग्गियों में रह रहे लोगों ने किसी तरीके से बाहर निकाला, अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस जो है वो दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन आग पर काबू पाने से पहले 2 झुग्गी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। इस घटना में किसी तरीके की जानहानि की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सेक्टर 63 थाना पुलिस समेत कई थानों की पुलिस फोर्स और पुलिस के अलावा अधिकारियों और दमकल विभाग के दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। चीफ फायर अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि सूचना मिलते ही 3 फायर यूनिट को भेजा गया, लेकिन जब यहां आकर देखा गया तो आग काफी फैल गई थी। क्योंकि झुग्गियों का घनत्व काफी ज्यादा था तो यहाँ पर 10 गाड़ियां बुलाई गई जो आग को बुझाने में जुटी है। उन्होंने बताया कि हमारी 2 प्राथमिकताएं थी, एक आग फैले ना और दूसरी प्राथमिकता ये थी कि हम बाकी झुग्गियों को बचा ले। करीब 50 से 100 झुग्गियां हम लोग बचाने में कामयाब रहे। आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में आग पर काबू पा लिया गया। अच्छी बात इसमें यह है कि कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी जनहानि नहीं हुई है, बावजूद इसके कि यहाँ पे काफी सिलेंडर फटे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में पिछले साल सत्ता में वापसी को लेकर काफी मेहनत की थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में लगातार तीसरी बार करारी हार के बाद भी पार्टी में अंदरूनी विवाद नहीं थम रहा। इसी विवाद के वजह से पार्टी अब तक कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम तय नहीं कर सकी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कमान सौंपी जा सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल सकती है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव के 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन सकी है। पार्टी के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा के सभी गुटों की बात सुनने के लिए एक टेबल पर बुलाने का फैसला लिया। पार्टी ने अब कुल गुरुवार को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के पदाधिकारी के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा कांग्रेस की बैठक में ज्यादातर नेताओं ने पार्टी प्रभारी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग रखी है। उम्मीद है कि प्रभारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात कर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा और नाम का ऐलान किया जाएगा। साथ ही पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी नाम सामने आ सकता है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बदलने को लेकर सहमति बन गई है और इस मामले में भी जल्द ऐलान किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर की स्थिति और भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक न्याय की बहाली और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का केवल वो हिस्सा समस्याओं के पूर्ण समाधान से बचा हुआ है जो भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिस पर पड़ोसी मुल्क ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।
उसकी वापसी से हर चीज का समाधान हो जाएगा। उन्होंने लंदन में चैथम हाउस में बोलते हुए ये टिप्पणी की। कश्मीर के मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए, कश्मीर में वास्तव में हमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि हमने इसके अधिकांश मुद्दों को हल करने का काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था। फिर कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय को बहाल करना, ये दूसरा कदम था। चुनाव कराना, जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ, लोगों में बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया और हर वर्ग ने मतदान किया, ये तीसरा कदम था। मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। जब ये हो जाएगा तो मैं आपका आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का समाधान निश्चित है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 9 मई 2024 को विदेश मंत्री जयशंकर ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि हर भारतीय राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके भारत को वापस मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज ने दिल्ली के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने कहा था कि मैं पीओके के बारे में बस इतना कह सकता हूं कि इस देश का हर राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है, भारत को वापस मिले। ये हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। और महाकुंभ शुरू होकर समाप्त हो गया, लेकिन महाकुंभ कई लोगों को ऐसा कुछ दे गया जो आज भी सबकी नजरों में है। बता दें कि महाकुंभ में पिंटू महारा के परिवार की कहानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के साथ सुर्खियों में है। दावा है कि प्रयागराज के अरैल इलाके में रहने वाले नाविक पिंटू महारा ने महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने स्थानीय नाविकों के लिए बम्पर कमाई का रास्ता खोल दिया। पिंटू महारा ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस बार तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ होगी। इसी सोच के साथ उसने अपने परिवार के लिए 70 नई नावें खरीदी, जबकि पहले से उनके पास 60 नावें थी। कुल 130 नावों के बेड़े के साथ उन्होंने इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गंगा की सैर कराई और देखते ही देखते करोड़ों की कमाई कर ली। पिंटू महारा के परिवार के लिए ये सफर आसान नहीं था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और नावों की खरीद के लिए घर की महिलाओं को अपने गहने तक बेचने पड़े, लेकिन उनका ये फैसला रंग लाया और महाकुंभ में उनके भविष्य की दिशा ही बदल दी। पिंटू महारा ने बताया कि 2019 के महाकुंभ के अनुभव से उन्हें यह आइडिया मिला था कि इस बार का आयोजन और भी बड़ा होगा। केवल पिंटू महारा ही नहीं, बल्कि उनके जैसे सैकड़ों नाविकों की किस्मत इस महाकुंभ में चमक गई। कई नाविकों ने कर्ज लेकर नावें खरीदी और अब वो लखपति बन चुके हैं।